ओके, तो अब देखिए सवालों को। शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम मतलब कब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो शिफ्ट होता होगा, कब हमें इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है और कब हमें डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। तो रोहन दो चीज़ें होती हैं। देख इन्होंने जो डायग्राम में दे रखा है मैं तुझे सीधी सीधी बात बताऊंगा। अब यहाँ शब्द लिखा हुआ है एग्रीगेट डिमांड। देख इससे पहले हमने सारा डिस्कस करा है, ये एसआई का, एडीएस का, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्वेश्चंस तो हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये चैप्टर 7 पे आधारित फॉर्मूले थे सारे, तो ये इट्स नॉर्मल चीज़ की कोई टफ नहीं है ये कोई खास, ऐसे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करे भी हैं। बट अगर फिर भी डाउट्स होते हैं तो हम बता देंगे, ठीक है। अब एग्रीगेट डिमांड के ना दो फेज समझियो। एक जो लोग साल की शुरुआत में प्लान करते हैं यानी कि प्लान्ड, और एक जो साल के आखिरी में एक्चुअल होती है। मतलब तूने साल की शुरुआत सपोज करके सैलरी आने से पहले तूने प्लान करा कि इस बार जो 50,000 रुपये मेरी सैलरी आएगी उसमें से मैं 40,000 रुपये खर्च कर लूँगा और 10,000 रुपये सेव कर लूँगा, ये तेरा प्लान था। लेकिन एक्चुअल में कितना खर्चा होगा और कितना सेव होगा ये महीने सैलरी आने के बाद पता चलेगा। मंथ सैलरी आई फिर हो सकता है 50 के 50 खर्च हो जाए, हो सकता है 40 ही खर्च हो 10 सेव हो जाए, हो सकता है ज़्यादा कम खर्च हो ज़्यादा सेव हो जाए। तो एक्चुअल ज़रूरी नहीं है कि प्लान्ड के बिल्कुल इक्वल होगा। अगर एक्चुअल प्लान्ड के बिल्कुल इक्वल है फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बट अगर ऐसा होता है कि आपका जो एक्चुअल खर्चा है वो आपके प्लान्ड खर्चे से ज़्यादा हो जाए, ऐसा हो सकता है कि एक्चुअल में प्लान्ड से ज़्यादा खर्च हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि जो एक्चुअल में खर्चा हुआ है वो प्लान्ड से कम ही हुआ। यार हम तो सोचे थे 40 के आसपास खर्च हो जाएंगे लेकिन यहाँ तो 35 में काम बन गया, इस तरीके से। तो ये जो डायग्राम इन्होंने बना रखे हैं, देखिए ये जो ब्लू लाइन है ये वाली, ये एग्रीगेट सप्लाई यानी कि नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करती है, ठीक। ये वाली जो ग्रीन लाइन है ये वाली, ये वायलेट होता है क्या, ये तो समय ये ब्लू लग रही है कलर का कलेश छोड़। ये वाली जो लाइन है ये वाली, देख क्वेश्चन देख इस पे बना 45 डिग्री पे एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है और उससे रिलेटेड पॉइंट उस पर क्वेश्चन बना है। ये जो हरी सी लाइन है एग्रीगेट डिमांड की जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को मिला के बनती है, इस पे क्वेश्चन बना है कि व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड और उसके रिलेटेड कंसेप्ट क्या होते हैं। बट एक्चुअल में देखियो ये एग्रीगेट डिमांड है और ये एक्चुअल में एग्रीगेट ये है प्लान्ड वाली, ये प्लान्ड वाली है और ये है एक्चुअल वाली। और इसमें चेंज इन इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा, मतलब आपने यहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया होगा। तो जब कोई व्यक्ति ज़्यादा खर्च करता है तो किसी एक व्यक्ति का खर्चा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए इनकम होता है। तो सीधी सी डील है कि वो प्लान कर रहे थे कि यहाँ हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा कि जब हमारा ये वाला एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा, लेकिन हमें जाके इक्विलिब्रियम मिला यहाँ पे, तो वो राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे जनरली, और उस वजह से इन्फ्लेशन पैदा होता है। ज़्यादा खर्चा होने से वो एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशन पैदा करती है, ठीक है, ये वाली बात आएगी। और अगर यही चीज़ पॉइंट नीचे की तरफ होता तो फिर वो डेफिशिएट डिमांड को दर्शाता, यानी कि ये इन्फ्लेशन के चीज़ों को दर्शाता है और ये डिफ्लेशन की चीज़ों को दर्शाता है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने इसको इस तरीके से लिखा है, यानी कि एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट यानी कि एक्स्ट्रा खर्चा जो है हमारी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड को हमारी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से क्या कर देगा, थोड़ी सी ज़्यादा कर देगा। अब एडिशनल इन्वेस्टमेंट हैज़ मल्टीपल इफेक्ट। जब आप एक्स्ट्रा खर्च करते हो, एडिशनल इन्वेस्ट करते हो, तो उसके ना बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं, डिस्कस करते हैं वो क्या है। फिगर में उसने हमें दिखा रखा है यहाँ से ए से बी पहुँच गया तो उसकी कोई बात नहीं, यहाँ आते हैं। ओइंग टू एडिशनल इन्वेस्टमेंट लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज फ्रॉम ओ जे टू ओके। ओके, अब आपकी इनकम पहले जो ओ से जे थी वो इनकम बढ़ के कितनी हो गई, क्योंकि किसी का खर्चा, मैं वापस से कह रहा हूँ, किसी के लिए इनकम होता है, किसी एक व्यक्ति का खर्चा किसी एक व्यक्ति के लिए क्या बन जाता है, इनकम बन जाता है, ठीक है। वो कहता है इंक्रीज इन इनकम जे के, तो इनकम जो बढ़ी है वो जे से लेके के तक की बढ़ गई। जैसे हमारा जो एक्सपेंडिचर बढ़ा, चेंज इन आई की वजह से हमारी इनकम बढ़ गई, क्योंकि जब आई का पैसा यानी कि इन्वेस्टमेंट आप मार्केट में करोगे, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करोगे, तो इसका मतलब आप एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो मार्केट के अंदर, तो उस खर्चे की वजह से कोई दूसरा व्यक्ति कमाएगा भी तो लोगों की इनकम बढ़ जाएगी। कंपेयर इट विद द साइज ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ई एफ। अभी ई एफ वाली बात कहाँ से आ गई, ये रहा, मतलब इसकी वजह से ये हो गया, सिंपल सी जो बात है, ठीक है। अब आगे आते हैं। You will find increase in income is more than the increase in investment
This offer of the conclusion, the additional investment carrying a multiple effect on the level of GDP, income output, it brings us to concept of multiplier. कहने का मतलब ये है रोहन कि अगर आपको अपने देश की इनकम बढ़ानी है, जैसे कि भारत अभी हमारी गवर्नमेंट क्लेम करती है कि 2027-28 तक ऑन एन एवरेज हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। टॉप पे एक टाइम का ऐसा आ जाएगा कि टॉप पे पहुंच जाएगी चाइना, सेकंड पे रहेगा यूएसए और तीसरे पे रहेगा हमारा भारत। और ये इतना अगले 100 साल तक ये चीज़ चलती रहे। बट सिर्फ इंडिया के पास वो एबिलिटी है कि हम नंबर 1 बन सकते हैं अगर हमारे देश के जो डिसीजन हैं वो सही रहें और सही तरीके से अगर चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जाए। तो सिर्फ इंडिया ही वर्ल्ड में एक ऐसा देश अभी है जो 6 से 5वें, 5वें से चौथे पे, चौथे से तीसरे पे आके पहले पाने की क्षमता रखता है। बट अभी 10-20 साल में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन हो सकता है। ठीक है, ओके। बात बताओ भैया, रशिया तो हमसे बड़ा है, फिर भी वो 1st, 2nd, 3rd पे तो नहीं है। पॉपुलेशन रशिया की मारती है उसे। रशिया के अंदर बहुत सारे देशों में डिवाइडेड है। रशिया एरिया वाइज बहुत बड़ा है। रशिया मार खाता अपनी, वहाँ के लोग शादी कर ली तो बच्चे नहीं पैदा करना चाहते, वहाँ शादियाँ नहीं टिकती यार। ठीक है, कि जो वेस्टर्न कल्चर वाली जो सो कॉल्ड वेस्टर्न कल्चर है कि रशियन वो एक मजाक बना रखा है। वहाँ के लोग ना स्टेबल ही नहीं है। भारत के अंदर एक 50 साल की शादी वाले ना करोड़ों एग्जाम्पल हैं कि इनकी शादी 50 साल से ज़्यादा टिक गई। वहाँ नहीं टिकती। वहाँ एक आधी बंदा होगा जो 50 साल से ज़्यादा के लिए टिक गया होगा। क्योंकि जब मैं बीच में पढ़ रहा था, शायद एक कपल्स को ना अवार्ड भी मिला था, ठीक है, कि वो 50 साल से ज़्यादा एक ही शादीशुदा में रहे तो उनको नेशनल सम्मान दिया गया रशिया की गवर्नमेंट की तरफ से। और यहाँ तो ये आए दिन है, यहाँ तो ऐसे कपल्स भी हैं जो कि 75 साल हो गए जी। अगर आज का व्यक्ति तो जीना चाहे तो पता नहीं यार, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। बट अगर आप 90 साल के हो और आपकी वाइफ से एग्जांपल 85 ईयर ओल्ड की हैं और आपकी शादी 15-20 साल की उम्र में हो गई थी, तो आप कह सकते हो जो 70-75 साल से हम साथ में, या फिर 100 साल के आदमी भी होके मतलब ऐसा है कि उनकी डेथ हो रही हो। ठीक है, तो इंडिया के अंदर ये इंडिया का कल्चर ही तो उसको बचाया पड़ा हुआ है। लेकिन अब नई जनरेशन बेवकूफ़ हो रही है, वो इंस्टाग्राम पे नाच के रील बना के पागल हो रहा है। लिटरली वेस्टर्न कल्चर आपका दिमाग खोखला कर रहा है। तो मेडिटेट करने बैठ, तेरा दिमाग इतना ज़्यादा परेशान कर देगा तेरे को कि उसके अंदर ना वो सारी गलत चीज़ें तेरे दिमाग में एंटर हो रखी हैं। क्योंकि कॉन्शियस माइंड ना जल्दी निकालता नहीं दिमाग से। कॉन्शियस माइंड को खाली करने के लिए शायद मेडिटेशन हमें करना चाहिए। और अगर आप वो करने में नियंत्रण पा गए तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। और वही नहीं करना। हमें पता है फ़ोन चलाना नुकसान दे रहा है, फ़ोन ही चलाएंगे क्योंकि लत है। दिमाग कह रहा होता है कि मत चला, बहुत देर हो गई, मन नहीं मानता। तो मन के कंट्रोल में वाली बात है। इसलिए तो रशिया मार खाता जस्ट बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। वहाँ शादियाँ नहीं टिकती हैं, वहाँ बच्चे हो रहे हैं तो लोग बच्चे नहीं करना चाहते। वहाँ गवर्नमेंट तो पैसा देने को तैयार है कि बच्चे करो तो सही। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कहते हैं बच्चे पैदा करो, हमसे पैसा ले लो, हम आपको सुविधाएं देंगे। लोग नहीं करना चाहते। ये वाली बात है। तो देख, मैं तो सिंपल सा बताना चाहूँ क्या बताना चाहता है कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपको अपने देश में इनकम बढ़ानी है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, आउटपुट बढ़ाना है, तो इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। और भारत के अंदर ही आने वाले वक्त में होगा भी बहुत ज़्यादा, कि भारत में दबा के इन्वेस्टमेंट होंगी भी। ठीक है, क्योंकि जब चाइना नंबर 1 पहुंचेगा ना, तो यूएसए को कॉम्पिटिट देने के लिए सिर्फ इंडिया एकमात्र ऐसा देश रहेगा जो चाइना की टक्कर दे सकता है। तब शायद यूएसए भी, शायद नहीं पक्का, तब यूएसए इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। सही है, वो हमसे कमाएगा और हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी हमारी, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट। बस ये है तो हरामजादे देश ही दोनों ही, यूएसए और चाइना जो है वही होता है ना, पावरफुल जो चीज़ें होती हैं वो दिमाग ख़राब हो ही जाता है उन लोगों का। तो कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, इस पर बेस तुझे आराम से 4 नंबर तक का क्वेश्चन मिलेगा जो हर साल पूछा जाता है। जब भी सैम्पल पेपर रिलीज़ हुआ तो सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे पूरा, उसमें देखेंगे वाले प्रैक्टिकल्स कैसे आते हैं। यू हैव सीन हाउ एडिशनल इन्वेस्टमेंट कॉज एडिशनल आउटपुट इन द इकोनॉमी। एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से एडिशनल आउटपुट होगा, आउटपुट के साथ साथ लोगों की इनकम बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेगी। मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, मैं बता दे रहा हूँ अभी, ये पढ़ने को आगे मिलेगा। वैसे ये इन्होंने दे भी रखा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। हम अगर इकोनॉमी में 1 रुपया खर्च करते हैं तो इकोनॉमी हमें कम से कम 1 रुपया कमा के देगी। बट अगर आपका प्लान सक्सेसफुल है, सब कुछ बढ़िया से हुआ है, तो आपने 1 रुपया इन्वेस्ट करा, आप अनगिनत कमा सकते हो, आप ज़िंदगी भर बैठ के कमा सकते हो उससे। तो इसलिए वो कहता भी, जो उन्होंने डायग्राम में दिखाया हुआ है, कि इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं बढ़ी जितनी इनकम बढ़ गई। जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उतनी तो इनकम बढ़ेगी ही बढ़ेगी, अगर आप सही से एग्जीक्यूट करते हैं तब। बट अगर आप बहुत जेन्युइन तरीके से सब कुछ आपके फेवर में आ जाए और आपका काम चल जाए, तो आपने कहा जी मैंने 10 खर्च करे थे, मैं 1000 तो कमा चुका हूँ अभी तक,
तो इनकम कहीं ज़्यादा बढ़ सकती है एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट. द फैक्टर बाय विच द इंक्रीज इन आउटपुट इनकम इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट is called investment multiplier or output multiplier. It is measured are in the ratio between the increase in output income and increase in investment. This is the formula basically. Investment multiplier को K से रिप्रेजेंट करते हैं. हमने इससे पहले मनी मल्टीप्लायर पढ़ा हुआ है ना, बैंकिंग वाले जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक की जब बात आई थी कि वो किस प्रकार, तो मनी मल्टीप्लायर डिफरेंट थिंग. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को K से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये जो हमारा ये है चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम कह दो या आउटपुट कह दो. और आपकी इनकम डिपेंड करती है कि इकोनॉमी में कितना इन्वेस्ट हो रहा है. तो इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है हमारी एडिशनल इनकम, इसलिए इन्वेस्टमेंट को नीचे रखा गया और इसको इनकम को ऊपर रखा गया. इसकी डेफिनेशन भी अपने आप में 1 नंबर की है. और इस फॉर्मूला पे बेस्ड तुम्हें 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, जिसके अंदर पिछला वाला चैप्टर भी इंक्लूड रहेगा, जो हमने सारे फॉर्मूले सीखे थे ना एक वीडियो में वैसे. ठीक है, ओके. अब देख लें. और ऐसा भी तो हो सकता है हम इन्वेस्ट करें और रिटर्न हो ही ना. नहीं, अभी मैं वही पढ़ाऊंगा, देखियो. अभी इन्होंने इसी फॉर्मूले को ना ऐसे भी लिख रखा है. इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है मल्टीप्लायर का एमपीसी के साथ. ठीक है, मल्टीप्लायर और एमपीसी का ना डायरेक्ट रिलेशन है. एमपीसी का मतलब अभी हमने पढ़ा था कि जब आप एक्स्ट्रा कमाते हो तो आप एक्स्ट्रा खर्च करते हो. आपका एमपीसी जितना ज़्यादा होगा आपका मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी उतना ज़्यादा होगा. एमपीसी ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि भैया आपने, जैसे हम 100 कमाते थे और सपोज करते हैं 100 ही खर्च करते थे, ठीक. फिर हमने 100 की जगह हम कमाने लग गए 300 रुपये, और अब हमारा खर्चा बढ़ के हो गया, से एग्जांपल 250 हो गया. सही है, आपकी इनकम बढ़ी, उसकी वजह से आपका तो इनकम बढ़ी 200 रुपये से, लेकिन खर्चा बढ़ा कितने रुपए से, 150 रुपये से. स्टिल हम 50 रुपये सेव कर रहे हैं. अगर हम 200 के 200 खर्च कर दें, मतलब अगर आप अपना एडिशनल कमा के सारा खर्च कर देते हो तो उससे एमपीसी मिल जाता है. अगर एमपीसी ज़्यादा होगा, अगर एमपीसी बहुत ज़्यादा है तो के की वैल्यू भी बहुत बड़ी आएगी. अगर एमपीसी की वैल्यू कम है तो के की वैल्यू भी कम आएगी. ठीक, ज़्यादा खर्च करेंगे लोग, मैंने कहा ना किसी एक का खर्चा किसी के लिए इनकम है. जितना ज़्यादा खर्च होगा उतनी इनकम बढ़ेगी, और जितना कम खर्चा होगा उतनी इनकम कम हो जाएगी. तो इसीलिए के को कैलकुलेट करने के लिए ये भी एक फॉर्मूला है, 1/1 माइनस एमपीसी. और इसी को पता कैसे लिख सकते हैं, 1/MPS, क्योंकि 1 में से अगर एमपीसी को माइनस कर दो, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को 1 में से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, एमपीएस भी आ जाएगा. बट ये तो देख इनके बीच में होगा पॉजिटिव रिलेशन, एमपीएस और के के बीच में होता है नेगेटिव रिलेशन. अगर आप एडिशनल इनकम को सेव करते हो तो आपकी मल्टीप्लायर कम होगी, और अगर आपका एमपीएस कम है, इसका मतलब है सेविंग कम कर दो तो खर्च ज़्यादा करोगे, उस टाइम पे बढ़ेगा. तो ये वाली बात भी वो कभी कभी 1 नंबर के प्रॉस्पेक्टस से पूछ लेते हैं. ठीक है, अब देखो भाई चीज़ आ गई. एक फॉर्मूला ये है, ध्यान रखियो, एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये. ठीक है, इस पर प्रैक्टिकल्स लगेंगे नो डाउट. अब यही वाली बात उन्होंने सिर्फ ये पढ़ने मात्र से है काम. मैंने सिर्फ अभी तुझे फॉर्मूला डिस्कस करा है और कुछ नहीं है. मात्र फॉर्मूला पढ़ने से भी हम अपने क्वेश्चंस इसमें लगा सकते हैं. क्वेश्चंस भी यहाँ पे हैं वैसे तो. ठीक है, इन्होंने ड्राइव कर रखा है वैसे, सच बताऊँ तो ये जो नहीं है इन्होंने ड्राइव कर रखा है कि आया कैसे. बट हमें ज़्यादा चक्कर में पढ़ना नहीं है, हमें फॉर्मूलेस ध्यान रखने. बाकी क्वेश्चन इतना भी टफ नहीं आता कि फॉर्मूले ड्राइव करवा के पूछेगा. तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, वैसे दे रखा है ना मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, मतलब लोग किस तरह कैसे कमाते हैं. राउंड 1 में देखियो, सपोज करते हैं 100 करोड़ रुपए हमारी अर्थव्यवस्था में खर्च हुए, तो जितने खर्च होंगे तो वापस आएंगे, उतनी इनकम होगी लोगों की. अब हमें पता है कि जब मैंने खर्च करे तूने कमाया, अब तू खर्च करेगा कोई और कमाएगा, ये चीज़ चलती रहेगी.
तो लोगों ने एक्स्ट्रा 100 करोड़ कमा लिए इस एक्स्ट्रा खर्चे की वजह से। उसका वो 0.5 यानी कि 50% सेव कर लेते हैं, 50% क्या कर लेते हैं, खर्च कर लेते हैं। तो उन्होंने उसका 50% 50 करोड़ खर्च कर लिया और 50 करोड़ क्या कर लिया, सेव। अब जब इन्होंने 50 करोड़ खर्च करा, ये वापस से किसी की इनकम बन गया, ये वाली चीज़ यहाँ आ गई। उसका फिर इन्होंने 50% सेव कर लिया और 50% खर्च कर लिया। पहले 100 करोड़ खर्च करे तो लोगों ने 100 करोड़ कमाए, फिर उस 100 करोड़ में से लोगों ने 50 करोड़ खर्च करे, सही, तो 25 करोड़ बचाए और 25 करोड़ खर्च करे। समझ पा रहे क्या हो रहा है? 100 करोड़ खर्च करे, इनकम हुई लोगों की 100 करोड़, उसमें से आधे खर्च कर दिया आगे एमपीसी पे और आधे सेव कर लिए। यही वाली चीज़ उन्होंने यहाँ लिख दी। अब लोगों की इनकम 50 हुई, उसमें से फिर आधे खर्च कर लिए, आधे सेव कर लिए, फिर उसमें से फिर आधे खर्च कर लिए, आधे सेव कर लिए, फिर उसका फिर आधे खर्च, आधे सेव, आधे खर्च, आधे सेव, ऐसे करते 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 जब आउटपुट लास्ट में निकालोगे तो हमने बस एक बार में 100 करोड़ खर्च करे थे, लेकिन लोगों ने आफ्टर ऑल पूरा इफेक्ट देखने के बाद कितने कमा लिए, उससे 200 करोड़, यानी कि दुगने फायदे में, जिसमें से 100 करोड़ उन्होंने अभी भी आगे खर्च कर दिए, 100 करोड़ रुपए क्या कर लिए होंगे, सेव कर लिए होंगे। मतलब 100 करोड़ लगा के लोगों ने 200 करोड़ कमा लिए। ये होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के अंदर, ठीक है। और अगर यही एमपीसी ज़्यादा होता, 0.5 की जगह 0.6 या 0.7 या 0.8 या 0.9 या पूरा 1 होता, तब ये और बड़ा होता। अगर एमपीसी 1 है ना, कि लोग अपनी एडिशनल इनकम का सारा खर्च करते हैं, तो आप अनगिनत कमा सकते हो, क्योंकि 1 माइनस ये फॉर्मूला है। हमने कहा जी हम अपनी इनकम का सारा पैसा जो भी हम एक्स्ट्रा कमाते हैं सारा खर्च कर देते हैं, तो 1 में से 1 गया 0, 1/0 पता क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो इकोनॉमी में खर्च हुए 100 करोड़, लेकिन लोगों ने कमा कितने दिए, उससे कितनी इनकम हो गई, अनगिनत, इनफाइनाइट इनकम हो गई, ठीक है। तो ये सब ना यहाँ तक ये ऐसे सिखाता रहेगा, ये सब सिर्फ क्या है, हमारा पढ़ने लायक है और कुछ इसके अंदर नहीं है। अभी चैप्टर भी खत्म नहीं है, उसमें प्रैक्टिकल्स लगाने, इसके प्रैक्टिकल्स भाई 4 नंबर में आएंगे। मतलब ये सब जो दे रखा है ना उन्होंने, ये वाला, ये सब फॉरवर्ड एक्शन, ये सब ना सिर्फ रीड करने लायक है एक बार। तो इस चैप्टर से कुछ आए ना आए रोहन, इस चैप्टर से मनी, इसमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन 100% आएगा। और अभी जब सैम्पल पेपर के अंदर डिस्कस करेंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा। और ये रहा ब्रीफली द मल्टीप्लायर प्रोसेस। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बदलती है, उससे इनकम बदलती है, वही इनकम कोई कंज्यूम करता हो, फिर वो कंजम्पशन किसी के लिए किस में बदल जाती है, इनकम। तो ये चीज़ चलती रहती है। अब देख, ये वाली बात मैंने तेरे को भी बताई थी, ठीक है। और अगर मान के चल तेरा एमपीसी 0 है, तो 1/1 माइनस 0, 1/1, तो कितना आ रहा है, 1। तो तेरे सवाल का जवाब कि अगर हम क्या कह रहा था कि एक्स्ट्रा कमाए ना है, कुछ ऐसा सवाल था ना, अगर हम अपनी एडिशनल इनकम का 1 भी रुपया खर्च ना करें, तो इकोनॉमी में जितनी इन्वेस्ट, ये इसको टाइम्स में लिखते हैं, ये हमेशा किस में होता है, ये हमेशा किस में होता है, टाइम्स में होता है, ठीक है, हमेशा टाइम्स में होता है। तो आप 1 गुना तो कमाओ, जितना लगा रहे हो उतना तो कमाओगे। और मैक्सिमम कितना कमा सकते हो, इनफाइनाइट कमा सकते हो। ये क्वेश्चंस जो दे रखे हैं ये एक एक नंबर के हिसाब से दे रखे हैं, बाकी ये क्वेश्चन तुम्हें आराम से 3 से 4 नंबर का मिलेगा, ठीक है। तो अब ये डन है, बाकी इसके प्रैक्टिकल जब अभी लगाएंगे ना, बची कुछ ही कसर ना वहाँ पूरी कर लेंगे, ठीक। ये होगा इसके अंदर।